नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मध्य वर्ग के बारे में। वो आर्थिक इंजन जो हमारे देश की आकांक्षाओं को चलाता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये कोटेशन ना बिल्कुल सटीक बैठता है। ये उस सोच को पकड़ता है जहां अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाहत चीजों को खरीदने से जुड़ जाती है। एक नया फोन, एक बड़ा फ्रिज, ये सब कहीं ना कहीं तरक्की का सिंबल बन जाते हैं। तो आज के दौर में ये मिडिल क्लास है कौन? पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस के हिसाब से ये वो परिवार हैं जो आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं लेकिन हमेशा और आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन ये उस ग्रुप को दिखाता है जो अब सिर्फ गुजारे के लिए नहीं लड़ रहा है। और सोचिए कि ये ग्रुप भविष्य में कितना बड़ा होने वाला है। अनुमान है कि 2047 तक भारत की आबादी का करीब-करीब 60% हिस्सा मध्य वर्ग का होगा। जरा सोच कर देखिए, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना जबरदस्त असर पड़ेगा। लेकिन कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आज़ादी के बाद के दशकों में मिडिल क्लास की कहानी बहुत बहुत अलग थी। देखिए, 1947 में मध्यवर्ग अंग्रेजों के ज़माने के पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत छोटा सा तबका था, जैसे वकील, डॉक्टर और सरकारी अफसर। 35 करोड़ की आबादी में ये मुश्किल से 1 से 5% लोग थे। ये एक ऐसे भारत में रहते थे जो बाकी देश से बिल्कुल अलग था, जो उस वक्त गरीबी और बंटवारे के दर्द से जूझ रहा था। और पता है, दशकों तक ये ग्रुप बहुत धीरे धीरे बढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त सरकार की जो नीतियां थी, जिन्हें हम लाइसेंस राज कहते हैं, उन्होंने आर्थिक विकास को लगभग रोक ही दिया था। हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था, कंपटीशन था नहीं, और ग्रोथ रेट 4% से भी नीचे अटकी हुई थी। फिर आया 80 का दशक और एक नया मध्य वर्ग उभरने लगा। अब इसकी पहचान सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि वो क्या खरीद रहा है, इससे होने लगी। घर में एक बजाज चेतक स्कूटर होना, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजना, ये सब कामयाबी की निशानी बन गए। और फिर आया साल 1991, वो साल जिसने भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आर्थिक सुधारों ने मध्य वर्ग के लिए दरवाजे खोल दिए। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ इस बदलाव को आप साफ साफ देख सकते हैं। लाइसेंस राज खत्म हुआ, बाहर से पैसा आने लगा, और जो जीडीपी ग्रोथ 4% से कम थी, वो सीधे 6 से 7% पर आकर स्थिर हो गई। ये किसी आर्थिक धमाके से कम नहीं था। इस उदारीकरण का असर क्या हुआ? लाखों नई अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा हुईं, जो पहले थी ही नहीं। आईटी, फाइनेंस, सर्विस सेक्टर, इन सब में एक जबरदस्त उछाल आया और नौजवानों को अमीर बनने का एक नया रास्ता मिला। और इसका नतीजा ये हुआ कि मध्यवर्ग की संख्या में मानो एक विस्फोट हो गया। उदारीकरण के बाद ये आंकड़ा 30 करोड़ को पार कर गया। ये एक अविश्वसनीय उछाल था। और इसी के साथ खरीदने बेचने का पूरा कल्चर ही बदल गया। शॉपिंग मॉल, क्रेडिट कार्ड और मारुति 800 जैसी गाड़ियां, ये सब चीजें जो कभी सिर्फ फिल्मों में दिखती थी, अब भारतीय शहरों में आम बात हो गई। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दौर में, जहां कहानी थोड़ी और उलझ जाती है। आज का डिजिटल मिडिल क्लास एक अजीब से विरोधाभास का सामना कर रहा है। आज का मिडिल क्लास फुल कॉन्फिडेंस में है। वो छुट्टियां मनाता है, ओटीटी पर शो देखता है और महंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर खर्च करता है। और ये सब मुमकिन हुआ है सस्ते इंटरनेट, स्मार्टफोन और हाँ, बढ़ती हुई आकांक्षाओं की वजह से। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो चमक दमक वाली लाइफस्टाइल है, ये एक मजबूत नींव पर टिकी है, या फिर ये सब कुछ कर्ज पर चल रहा है? इसी बात पर आज बहस हो रही है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये एक थोड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। 2012 में एक परिवार की बचत उसके कर्ज से 8 गुना ज्यादा होती थी। आज ये सिर्फ 4 गुना रह गई है। मतलब साफ है, जो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट था, वो पिछले एक दशक में आधा हो गया है। और ये एक और चौंकाने वाला नंबर है। सिर्फ 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में 44% की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत से लोग उधार लेकर अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं और अब उसे चुका नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह समझना कोई मुश्किल नहीं है। खाने पीने और घर जैसी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें बजट पर बहुत भारी पड़ रही हैं। एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में 1 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदने के लिए एक औसत सैलरी वाले इंसान को 12 साल से ज्यादा लग जाते हैं। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद हमें क्या समझना चाहिए? चलिए आखिरी बात पर आते हैं।
देखिए, सीधी सी बात है, मध्य वर्ग भारत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वो कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, सरकार के लिए टैक्स का एक बड़ा जरिया है, और वही बेहतर शिक्षा और हेल्थ केयर जैसी चीज़ों की मांग को बढ़ाता है। उनकी आर्थिक सेहत पूरे देश के लिए मायने रखती है। और इसी के साथ हम इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। भारत का ये जो आर्थिक इंजन है, ये क्या असल कमाई की ताकत पर चल रहा है या फिर गहरे कर्ज के बोझ पर? इसका जवाब ही भारत के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।